नेतृत्व में कार्यकुशल डॉक्टर्स की टीम ने अत्यंत मेहनत एवं शोध के बाद तुलसी अमृत का निर्माण किया है। तुलसी अमृत की 2 बूंदों को पानी, चाय, शहद या दही आदि में मिलाकर लेना है। ये तुलसी के बहुगुण ही हैं, जिसके कारण तुलसी को देव पुराणों एवं आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आपस में मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसामृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है, तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ नमस्कार, मैं सिद्धार्थ प्राइमेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलग तेलंगाना राज्य के गठन के खिलाफ पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने अनशन स्थल से हटा दिया है। आंध्र प्रदेश के अविभाजित और विभाजन के खिलाफ सीमांध्र और रायलसीमा में भी प्रदर्शनों का दौर जारी है और कुल मिलाकर कहा जाए तो तेलंगाना के तांडव ने केंद्र सरकार को टेंशन में डाल दिया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर तेलंगाना समस्या का संपूर्ण हल है क्या? आंध्र प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ दिल्ली में आंध्र भवन में 5 दिनों से विरोध कर रहे तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को ठीक उसी तरह से अनशन से उठा दिया गया जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी को। दिल्ली पुलिस चंद्रबाबू नायडू को अनशन स्थल से उठाकर सीधे आरएमएल अस्पताल ले गई। हालांकि दिल्ली पुलिस को चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों ने रोकने की पूरी कोशिश की और कई महिलाएं एम्बुलेंस के सामने लेट गईं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना बनाए जाने का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ उन्होंने 7 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया था। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, अलग तेलंगाना राज्य बनाने का फैसला एक राजनीतिक मैच फिक्सिंग है और कांग्रेस ने इसके लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ पाने के लिए ये फैसला किया है, लेकिन उसे अपनी आंखें खोलकर सच्चाई देखनी चाहिए। जहां एक तरफ आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना बनाने पर घमासान बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार ने भी साफ कह दिया है कि अलग तेलंगाना बनकर ही रहेगा और ये सरकार का आखिरी फैसला है। एक तरफ अलग तेलंगाना को बनाने का विरोध तो एक तरफ अलग तेलंगाना बनाने पर अड़ी सरकार, घमासान जोरों पर है। जिस तरह से सरकार अब विरोध करने वालों को जबरन अनशन से उठा रही है, उससे तो यही लगता है कि केंद्र ने यह ठान लिया है कि विरोध चाहे जितना हो, जितनी जल्दी हो सके अलग तेलंगाना बनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ हैं, अफजल अब्बास साहब जेडीयू से हमारे साथ हैं, आनंद साहू जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। कुल मिलाकर स्थिति जो यहां पर बनती जा रही है उससे फायदा किसी का होता नहीं दिख रहा है और जो स्थिति आंध्र के अंदर है वो और गंभीर दिन ब दिन होती जा रही। चक्रवात भी वहां पे आने वाला है। एक अच्छी खबर यह है इसी बीच में कि जितने भी लोग जो अनशन पर वहां पर बैठे हुए थे विद्युत कर्मचारी, वो अपने काम पर लौट आए हैं। मलिक साहब, यहाँ क्या लगता है आपको, सोची समझी एक सुनियोजित रणनीति दिखती है आपको? क्या कैसे कहें इसको कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके कांग्रेस की ओर से? कांग्रेस ने जो किया वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही किया था सिद्धार्थ, क्योंकि आप देखिए कि 42 सीट है वहाँ और 27 और 15 का रेशियो है जी। और सबसे ज़्यादा सीटें शायद मुझे लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में वहीं से कांग्रेस को मिली थी। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा, कांग्रेस ने एक गेम खेला था तेलंगाना को लेके। हालांकि 2004 से ये खेल रही थी कांग्रेस। 2004 में भी टीआरएस के साथ उसने इसी तरह की बात की थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन फिर 2009 के बाद स्थितियां जब बदली तो कांग्रेस ने थोड़ा सा उस यानी अलग तेलंगाना को लेकर थोड़ा सा ढिलाई बरती। लेकिन अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये एक वजह है जिसकी वजह से उन्होंने ये अपना एक पत्ता तुरुप का फेंका कि अलग तेलंगाना दे के शायद वो खुश करना चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि दाव कांग्रेस के लिए बहुत उल्टा पड़ गया और वो सांप और छुछुंदर वाली स्थिति हो गई है कि न उगलते बन रहा है न निकलते बन रहा है।
ठीक है। यहाँ पर एक चीज और ऐड हम करना चाहेंगे कि जिस तरह से राजनीति अभी चल रही है उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। हम देख रहे हैं आंध्र भवन के अंदर आज उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया चंद्रबाबू नायडू को, पर इसके बाद भी क्या स्थितियां आगे बनेंगी? अफजल अब्बास साहब बताओ, जेडीयू का पर्सपेक्टिव इसमें क्या बनता है? देखिए, जेडीयू तो शुरू से ही छोटे राज्यों के पक्षधर में रही है और जहां तक मैं समझता हूं कि बिल्कुल मलिक साहब की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि कांग्रेस से जो है अपने डबल स्टैंडर्ड में ये मार खा रही है। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये करना ही था तो जनता की भावनाओं को देखते हुए उनको जनता गुड फेथ में लेके इसको स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए था, जो नजर नहीं आ रहा। एक तरफ देखिए कांग्रेस कई लोग रिजाइन दे रहे हैं और एक तरफ समर्थन भी कर रहे हैं, वहाँ की सरकार की है, केंद्र में भी सरकार है। मिला जुला के ये देखा जाए तो ये आंध्र में जो कांग्रेस जिस मोटिव से ये काम कर रही है उसमें ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना मुझे नज़र नहीं आ रही। और सच तो ये है कि होना चाहिए, जहाँ मैं जाती तौर पर चूंकि पार्टी का स्टैंड के मैं एग्जैक्टली जानता नहीं हूँ क्या है, लेकिन जेडीयू जो है छोटे राज्यों के पक्षधर में है। तेलंगाना राज्य का गठन होना चाहिए था, होगा आज नहीं कल होगा। और फिर आज की कैबिनेट की बैठक भी शायद थी या फिर क्या वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक भी शायद हुई होगी, उसमें क्या फैसला है मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन मिला जुला के मुझे लगता है कि इस सबको मिला जुला के जनता को लेके गुड फेथ में लेके काम करना चाहिए था। जी, शिंदे साहब भी कह चुके हैं कि वो कदम जो उन्होंने आगे ले लिया अब उसे पीछे नहीं लेंगे। अनंत जी, भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में शुरुआत से रही है। आप लोग कहते आए, नरेंद्र मोदी जी भी जब कहते उन्होंने 5 सवाल उठाए थे तेलंगाना के पक्ष में, पर अब जब आप देखते हैं कि टीडीपी के जो प्रमुख है आपसे मिलने आते हैं या फिर जो राजशेखर रेड्डी की जो उनकी वाइफ थी वो मिलने आ रही हैं, ये स्थितियां आप कैसे इसमें समीकरण निकालेंगे? क्योंकि आपके साथ तालमेल बनता दिख रहा है टीडीपी का इस वक्त। नहीं, सबसे बड़ी बात है आज ये जो स्थिति बनी है, इन्होंने कांग्रेस ने इस तेलंगाना की जो स्थिति को टालने के लिए जस्टिस श्री कृष्ण समिति का गठन कर दिया। और ये भी जान रहे थे सारे कि कांग्रेस प्रथम जो यूपीए थी उसमें इन्होंने ये तय किया था कि तेलंगाना बननी चाहिए। उसके बाद ये एक समिति का गठन होता है, फिर इसमें टालम टल होता है, उसके बाद आज कैबिनेट फैसला लेती है, जबकि विधानसभा में पारित नहीं किया जाता है और उनके मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इस्तीफा का पेशकश करते हैं। उनके मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देते हैं। ड्यूअल स्टैंडर्ड सीधे तौर पर दिख रहा है और जनता जानती है कि इसमें राजनीति किस प्रकार किस हद तक जा रही है। तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, सबसे पहले ये जब से तेलंगाना का इशू आया है, भावनात्मक और आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक सभी विषयों को देखते हुए ये तेलंगाना के समर्थन में हम लोग रहे हैं। देखिए, अभी टीडीपी का बात है, टीडीपी हमारे पूर्वज भी अलायंस में रहे हैं। और हम एक बात और यहाँ दोहराना चाहेंगे कि कांग्रेस ने टीआरएस के साथ एक गठबंधन किया था, जेंटलमैन एग्रीमेंट। उसमें यह था कि हम सत्ता में आपको समर्थन करेंगे, हमें आप तेलंगाना दे दीजिए, और उन्होंने समर्थन इसी आधार पर दिया था। लेकिन इन्होंने उस समर्थन लेने के बाद तेलंगाना नहीं दिया और बाद में गठबंधन टूटी। दोबारा ये परिस्थिति हुआ कि टीआरएस वाले चंद्रशेखर जो राव जी, हाँ। उन्होंने ये कहा कि अगर आप दे दें एक कदम और बढ़ा आगे, तो हम हमारी पार्टी को ही कांग्रेस में विलय कर देंगे। आप पे ये आरोप लगता है, इतने बातें राजनीतिक फायदा की बात जहां हो रही कांग्रेस की, कांग्रेस जो है ये आज हालत क्यों बनी है, मैं एक छोटा एक दो विषय रख के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। कांग्रेस का ये था कि जगन मोहन रेड्डी का जो इशू बना, वहां ये दिखा कि जगन मोहन के बाद कांग्रेस का जो है धरती पर जो है धरातल पर जमीन खिसकने लगा राजनीतिक तौर पर। तो कांग्रेस को लगा कि अगर हम ये तेलंगाना का इशू अभी ले आते हैं तो हमें फायदा होगा। उन्होंने एन वक्त पर ये, चूंकि जस्टिस श्री कृष्ण समिति का जो सिफारिश था उसमें ये पिछली जो ललित जी का जो समिति था उसके विषयों को दिखाते हुए कहा था कि जो वहां के जो टैक्स वगैरह जो मिलते हैं तेलंगाना से और कर का जो होता है उत्पादन कर का भी, वो सर्वाधिक मिलता है तेलंगाना से। तो इन्होंने ये कहा कि हमें हमारे क्षेत्र में हम जो टैक्स देते हैं वो
यहाँ से दूसरे सीमाओं में जाता है। हमारे क्षेत्र में तेलंगाना में नहीं लगता है। तो ये ललित समिति का कमेटी को मानते हुए ये कहा गया था कि आगे इस तरह का नहीं होगा, ठीक है, इसको रोकने के लिए अभी ये जो जस्टिस श्री कृष्ण समिति ने यही कहा कि भाई ये तेलंगाना होना चाहिए और ये केंद्र के पाले में ये दे दिया। लेकिन इन लोगों ने इसको टालने के लिए बनाया था। बाद में राजनीतिक फायदे को देखते हुए इन्होंने तेलंगाना का कैबिनेट में एक रिपोर्ट जारी कर दिया कि हम तेलंगाना दे रहे हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ कैबिनेट कुछ कहती है, राज्य के नेता कुछ कहते हैं। ये पूरे देश में ये बात है, ये राज्य में गृह युद्ध छेड़ने का कगार में ये कांग्रेस अपनी सत्ता के कारण मलिक साहब, मैं ये देखिए यहाँ पर एक चीज और है। हम जब बात कर रहे थे कि चिरंजीवी की हम बात कर रहे थे, प्रजा राज्यम जो है वो पृथक तेलंगाना के खिलाफ है। वो स्थिति कमोबेश अब किरण कुमार रेड्डी के साथ भी दिखती है। पद पे बने हुए पर काम कुछ करने को तैयार नहीं है। ये भी लग रहा है कि अपनी पार्टी भी बना लेंगे। वो इस तरह की भी बातें बार बार आ रही हैं। पर हर राजनीतिक पार्टी को अगर हम देखें तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बयानबाजी कर रही है। तो जैसा कि साहू साहब कह रहे हैं कि ठीक है, केंद्र को तो आप निशाने पर खड़ा कर रहे हैं, पर बीजेपी का रवैया क्या अवसरवादी का नहीं रहा है? नहीं, देखिए राजनीतिक दलों का रवैया सिर्फ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने तरीके से और समय से एड्रेस करना होता है। जहां फायदा देखा वो एड्रेस कर रहे हैं। अभी ठीक है कि भाजपा अभी समर्थन कर रही है, लेकिन आप देखिए जो जगन मोहन रेड्डी इसका विरोध कर रहे थे 2009 में उन्होंने समर्थन किया था। तो ये तो राजनीतिक दलों को जहां सुविधा लगती है। लेकिन अभी कांग्रेस की दिक्कत जगन मोहन रेड्डी या चंद्रबाबू नायडू नहीं है सिद्धार्थ। कांग्रेस को सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के अंदर से है। 6 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। किरण मोहन रेड्डी उनसे कह चुके हैं कि हम कब पलटी मार जाए कांग्रेस को, इससे भी खतरा है। जो कांग्रेस के जो सूत्र बताते हैं, कांग्रेस वो आए थे, सोनिया गांधी से मिले थे, उन्होंने कहा था कि वहां की जनता इसके खिलाफ है और अगर आपने ऐसा करते हैं, आप तेलंगाना राज्य बनाने की बात को फाइनल कर देती हैं, तो मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। सोनिया गांधी ने उनसे कहा था, अभी ये कितना कंफर्म है, लेकिन जो सूत्र हम लोगों के वो बताते हैं कि सोनिया गांधी ने कहा था कि आप तो कांग्रेस की लाइन से वाकिफ थे, आप जानते थे कि हमारी लाइन थी, तो अब तक इस पद पे क्यों बने हुए? तो सोच लीजिए कि ये स्थिति कांग्रेस में है और वहां जो आंदोलन चल रहा है कर्मचारियों का, उसको कमोबेश किरण यानी वहां के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी का समर्थन हासिल है। देखिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि तेलंगाना के पक्ष में या तेलंगाना के जो वहां आंदोलन होते रहे उनको दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। तो इसलिए कांग्रेस का खतरा जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू नहीं, कांग्रेस ज्यादा है। कांग्रेस का ये वर्टिकल डिवाइड आप देख रहे हैं वहां पर, जैसे लगातार जो बातें आ रही हैं, जो बात लालू को लेकर भी कही जा रही थी, मलिक साहब की वर्टिकल डिवाइड आ जाएगा वहां पर, या लगभग आ चुका है? लगभग देख रहे हैं कि आ चुका। वहां के उप मुख्यमंत्री परेशान है कि जब कमांडर ही वहां का इस तरह का कर रहा है, इस तरह की स्थिति पैदा कर दिया, जो कर्मचारियों को कह रहे हैं कि तुम करो आंदोलन, वहां कर्मचारियों को भी उकसाया जा रहा है और सरकार उकसा रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे। तो जाहिर लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी जो एक डिवाइड जो है, एक विभाजन रेखा खींच गई है, उसमें कई आप देखिए कई मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। मुश्किल तो हो रहा है बिल्कुल। और कांग्रेस के लिए ज्यादा परेशानी दिग्विजय सिंह भी कुछ कह नहीं पा रहे, उनके अंदर सब कुछ था। ठीक है, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे इसी पूरे मुद्दे के ऊपर कि क्या और ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों के अंदर इस मुद्दे को और ज्वलंत बनाएंगे। चूंकि हम जानते हैं आंध्र की जो कुल मिला के जनता है वो बहुत इमोशनल है इन चीजों को लेकर के, और अब 2 तरह के आंदोलन वहां पर देखने को मिल रहे हैं, एक तेलंगाना के लिए और तेलंगाना के खिलाफ भी। कैसा उसका आउटकम होगा, छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो क्या है ये? वीडियो है ₹1 में, देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
स्वागत आपका ब्रेक के बाद। साहू साहब, एक सवाल मेरा आपसे, 1999 में जब राज्य विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने एक घोषणा पत्र पर तेलंगाना का समर्थन किया था, उस वक्त से ही आप लोग कर रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ बनाया, आपने उत्तराखंड बनाया, झारखंड की बात आती है, तेलंगाना क्यों छोड़ दिया आपने? वास्तव में देखिए, तेलंगाना जो है उसका राज्य सरकार द्वारा, आप देखिए विधिवत जो वैधानिक तरीका होता है उससे उसको पारित करके केंद्र को भेजा जाता है। आज तक ये राज्य सरकार द्वारा तेलंगाना का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और राज्य में लगातार कमोवेश कांग्रेस की सरकार रही है, हमारी सरकार वहां नहीं रही है। अब यहाँ सवाल उठता है, केंद्र में भी कांग्रेस है और राज्य में भी कांग्रेस है। आज आपके साथी थे आज नहीं, वो देखिए साथी, आप देखिए साथी का एक उसकी एक सीमाएं होती है साथियों का। साथी को अगर हम आग्रह करेंगे लेकिन कंपेल नहीं कर सकते हैं। और जहां तक ये छोटे राज्यों का जो पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो राय रहा है, आनंद जी, इसीलिए रहा है कई बार आप कंपेल कर देते छोटे दलों को। बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार को कंपेल कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को नेता मान। नहीं, वो विषय आप दूसरा में आप ले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप कंपेल मतलब किसी के साथ आग्रह कर सकते हैं, उसके साथ फोर्स नहीं, हम लोगों ने ये बात अब जब आपके पास चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए चंद्रबाबू नायडू एक नेता हैं और हर पार्टी के नेताओं से उनका विचार विमर्श हुआ है तेलंगाना और सीमांध्र का विषय को लेकर के। उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास भी आए थे, हम लोग इससे नकार नहीं रहे। लेकिन आप एक आयास या कयास कहते हैं लगा करके, आप एक अंदाजा लगाकर, अभी वैधानिक तौर पर किसी प्रकार की समझौता हमारी पार्टी और टीडीपी में नहीं हुई है, ये सब आप जानते हैं। और ऐसे में आप कहना कि भाई टीडीपी विरोध कर रहा है, सीमांध्र का मतलब चाहता है कि पूरा यूनाइटेड आंध्र प्रदेश रहे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या भूमिका है? तो भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर, हमारे सारे वक्ता प्रवक्ता नेता सभी ने ये कह दिया है, तो आपने तेलंगाना का फिर भी आपके बंद नहीं है। आप देखिए सुषमा स्वराज जी गई थी वहां, उन्होंने समर्थन किया तेलंगाना का। मोदी साहब गए थे, उन्होंने किया है। अडवाणी साहब जब गए थे जन चेतना यात्रा में, तब उन्होंने कहा जय तेलंगाना। अब इससे ज्यादा अब इसमें मतलब आप देखिए, आप ये बंद कर लिया। मैं कहता हूँ इतनी स्पष्ट जो है कोई पार्टी नहीं है आज के दिन में, ठीक है। और इतनी स्पष्टता के बावजूद मुझे आनंद जी की बात पे ये कह रहा हूँ, क्योंकि जय तेलंगाना का नारा इसलिए लगाया क्योंकि भाजपा का कोई आधार नहीं है आंध्र प्रदेश। देखिए आधार उन्होंने वही जो गिमिक कांग्रेस खेल रही थी वही भाजपा ने खेलना शुरू किया कि वहां तेलंगाना के नाम पे कुछ अपना आधार बना के वो वोट लेके कुछ सीट अगर मिल जाए इसी बुनियाद पे उन्होंने उन्होंने कोई फजल जी इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, अभी जैसा हम लगातार देख रहे हैं, चूंकि एक बार तो यू टर्न खुद चंद्रबाबू नायडू मार चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी एक बार मार चुके हैं। अगर इस पूरे बीजेपी ने तो यू टर्न नहीं मारा। नहीं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर बार बार राजनीतिक घटनाक्रमों को देख करके अपना पासा पलटा गया है। अब फजल जी, यहाँ क्या लगता है, टीडीपी बीजेपी के साथ जाने के लिए रास्ते अपने बंद कर चुकी है, और क्या बीजेपी की रणनीति अब इसमें क्या दिखती है आपको? नहीं, वही देखें कि बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी विन-विन सिचुएशन है वहां चूंकि उनके पास कुछ खोने को नहीं है, वहां जो भी अगर मिल जाता है कुछ, चूंकि कोई आधार नहीं, अभी तक वहां से एक भी सीट लोकसभा का नहीं जीता। इस बार उनके लिए भी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को लाके प्रोजेक्ट किया गया, उनके लिए दक्षिण का दरवाजा सिर्फ कर्नाटक के अलावा और कहीं। क्या तेलंगाना को बनाने के लिए या उसके समर्थन के लिए टीडीपी को पूरी तरह से बॉयकॉट करके उसको कुर्बानी दे करके अपने एनडीए कुनबे को बढ़ाने की जो बात होती है वो करने का प्रयास करेगी बीजेपी, कर रही है? नहीं, कोशिश उसने जरूर की है, लेकिन चूंकि तेलंगाना को लेके मुद्दे पे जिस तरह से कांग्रेस और टीआरएस के बीच, टीआरएस आप देखिए, टीआरएस बीच में भारतीय जनता पार्टी के से भी नजदीक हुई थी तेलंगाना के मुद्दे पर। और तेलंगाना का जो आनंद जी ने जो कहा कि तेलंगाना को लेकर नरेंद्र मोदी भी गए, सुषमा स्वराज भी गई, आडवाणी जी भी गए, सिर्फ इसीलिए गए क्योंकि उन्हें अपनी जमीन को जो
कुछ कोई जमीन नहीं है, वो जमीन अगर थोड़ी सी भी मिल जाती है पांव जमाने के लिए तो उनके पक्ष में कुछ हवा बनती है। और हो सकता है कि तेलंगाना के बहाने भारतीय जनता पार्टी अगर एक आध दो सीट वहां से ले आए तो उसके लिए कहने को बहुत कुछ हो, खोने को वहां कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं भी मिलता है तो आज भी वहां जीरो है, कल भी जीरो रहे। लेकिन अगर इसी बहाने लोकसभा की एक आध सीट मिल जाती है तो उसे ये कहने को जरूर है कि दक्षिण में कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है हम आंध्र प्रदेश जहां हमने अपने कदम जमाए। तो ये कदम जमाने की कोशिश में तेलंगाना को उन्होंने बार बार की बात की जा रही है। अब जैसे कि आनंद जी ने कहा कि बनने में ही फायदा है बीजेपी के लिए। हाँ, बीजेपी के लिए साहब, मैं एक बात यहाँ थोड़ा सा आपसे सहमत मतभेद हूँ। हाँ, क्योंकि आप देखिए ये तेलंगाना का जो विषय है आजादी के कुछ ही वर्षों के बाद ये उठ चला था और 1900 मुझे जहां तक याद आ रहा है ये 1956 में ये बात आ गई थी। तो 5 साल का ये समय सीमा दिया गया था कि 5 साल तक इसको रोका जाए और इसको विलय नहीं किया जाए। लेकिन इसमें भी कांग्रेस ने राजनीति की। जहां जहां नेहरू साहब रहे, चाहे जम्मू कश्मीर का विषय ले लीजिए, चाहे आज आंध्र प्रदेश का विषय ले लीजिए, आप पीछे आपने देखा पंजाब और असम जो है वहां का भी स्थिति वैसी बन गई थी। तो ये कांग्रेस की ये नीति है, राजनीतिक फायदे के लिए ये विषयों को उलझा कर रखते हैं। और वहां पर जो है 5 साल जो रोक के रखने का विषय तय हुआ था उसको इन्होंने नहीं मानते हुए उसको विलय कर दिया। और विकास की जो कल्पना थी वहां तेलंगाना के विषय पर, सांस्कृतिक रूप से वो लोग की विभिन्नता होने के कारण वो चाहते थे कि इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी ना किया जाए। तो लेकिन इसमें जल्दबाजी की गई और आज यही ये फिर यहाँ पर जल्दबाजी विधानसभा में पारित किए बगैर। अच्छा, जो उनके सीएम का स्टैंड अलग दे रहे हैं, कैबिनेट में अलग दे रहे हैं, इस तरह की राजनीति को इस प्रकार से विवादित करके अगर इनको देना ही है तो तुरंत क्यों नहीं दे रहे? आप त्वरित गति से इसको तेलंगाना बना देते, पैकेज देते। सीमांध्र के लिए पैकेज दे सकती है सरकार, केंद्र में इनकी है ये पैकेज नहीं। पर ये स्थिति जो बात आपने कही वो तो केंद्र सरकार भी कह सकती है ना। क्या कह सकती है? क्योंकि वहां पर है ही नहीं विकल्प। हाँ, जी फसल तो सारा दांव पेच लगा करके राजनीतिक लाभ के कारण वहां की जनता को आग में ढकेल दिया। एक मिनट आनंद जी, एक करके अभी फैसला लिया गया है कि सीमांध्र के लिए अलग पैकेज देंगे। अभी कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई तो ये जानकारी। ये क्यों लेट करते हैं? दूसरी चीज, हर चीज आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये तो राजनीतिक दलों का चरित्र है, फिर राजनीतिक में आ जाएंगे। आपने ये कहा कि छोटे दलों, छोटे राज्य की गठन की बात की, लेकिन दिक्कत ये है सिद्धार्थ कि छोटे राज्यों का गठन राजनीतिक दृष्टिकोण से तो राजनीतिक सियासी दलों को बहुत फायदा पहुंचा गया, वहां के अवाम को नहीं पहुंचा गया। चाहे आप उत्तराखंड लीजिए, चाहे झारखंड लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, आप वहां की जो राजनीति सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहे हैं तो सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने का जिम्मेदारी भी उन सियासी दलों को जो वहां सत्ता में रहती है। अब आप कितना कर पाए, हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, झारखंड में देख रहे हैं, वहां सियासी दलों में जो जिस तरह की लूट खटोस मची हुई है हो सकता है कि वो तेलंगाना में भी हो, क्योंकि तेलंगाना का मसला भी इसी वजह से इग्नोर ज्यादा रहा, वो इलाका इग्नोर ज्यादा रहा बार बार, और इसी वजह से आप पिछले जो 8 भी रेड कॉरिडोर का कुछ क्षेत्र उसमें आता है, इसी वजह से ये सारी चीजें जो आदिवासी क्षेत्र भी है तो इन सारी चीजों की वजह से वो इग्नोर रहा, इसलिए आज ये उभार पे ज्यादा है। लेकिन दिक्कत ये है कि राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए तो सारा काम वहां कर लिया, छोटे राज्य जब बने लोगों के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आशिफ इकबाल, जो वहां आंध्र भवन के बाहर है, उनसे हाल जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या बात कर रहे हैं? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES, सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से
तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आशिफ इकबाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते। दिन भर आज वो रहे इस पूरी घटनाक्रम को, उन्होंने देखा एक नाटकीय घटनाक्रम आज रहा। चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली पुलिस ने अनशन पे से उठा करके फिर वो ले गए। आशिफ, क्या खबर आ रही है तबीयत को लेकर के? सबसे पहले जानना चाहेंगे चंद्रबाबू नायडू की। देखिए, तबीयत की बात जहाँ तक करें आप समझ लीजिए सिद्धार्थ की वो अभी तबीयत उनकी बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि जो हालत उनकी थी, जो तबीयत देखकर भी साफ आप विजुअल देखकर आप साफ प्रतीत हो रहा होगा कि किस तरीके से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। और लगातार जैसे कि हमने डॉक्टरों से बात की, चैनल 1 ने खास बात की डॉक्टरों से, जो डॉक्टर उनके ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इनको तुरंत वहाँ पर ले जाना जरूरी है, हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार 4 दिन से फास्ट होने की वजह से इनकी जो शारीरिक क्षमता है वो बहुत कमजोर होती जा रही है, उसको ताकत देने के लिए इनको हॉस्पिटलाइज होना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें सिद्धार्थ, इस पूरे राजनीतिक प्रकरण की बात करें, तो आपको मैं बताऊं कि उस वक्त जब चंद्रबाबू नायडू को यहां से उठाने की बात हो रही थी, उस वक्त काफी यहां पे हो हल्ला हंगामा देखने को मिल रहा था। सारे समर्थक जो थे वो गाड़ियों के आगे आ रहे थे और साफ तौर पे ये कह रहे थे कि हमारी लड़ाई चंद्रबाबू नायडू लड़ना चाहते हैं। जब ये लड़ना चाहते हैं तो क्यों दिल्ली पुलिस इनको उठाना चाहती है, क्यों भारत सरकार इनको उठाना चाहती है, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं। साफ तौर पे अपनी बातों के साथ खड़े थे, अपनी मांगों के साथ खड़े थे और कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू जब हमारी बात के लिए खड़े हैं तो इनको क्यों उठाया जा रहा है, क्यों इस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर हम शारीरिक क्षमता की बात करें, अगर तबीयत की बात करें, तो तबीयत वाकई नासाज थे चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि हमने बहुत कोशिशें की उनसे बात करने की। हमने लगातार ये विजुअल दिखाया कि किस तरीके से वो गाड़ी में जा रहे थे और उनके डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे उनकी। तो साफ तौर पे आप सिद्धार्थ समझिए कि कहीं ना कहीं से इस पूरे मसले पर कोई बड़ा नेता आया उनसे की मिलने? तबीयत सबसे बड़ी, कोई बड़ा पार्टी का नेता पहुंचा है मिलने, या कोई संभावना है किसी की आने की? देखिए, आज फिलहाल अभी तक जानकारी जो मिली है उसमें कहीं भी कोई बड़ा नेता अभी तक मिलने आया हुआ नहीं दिखता है। साफ तौर पे है कि जैसे उनकी तबीयत संभलेगी तो जरूर कुछ लोग आएंगे, क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन अभी रखा गया है। तो जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो जरूर कुछ लोग आएंगे मिलने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं उस जगह खड़ा हूं जहां ये आंध्रा भवन है। आप समझिए, इसी आंध्रा भवन से पूरी दिल्ली की सियासत में भूचाल आया हुआ था, क्योंकि साफ तौर पर यह माना जा रहा है तेलंगाना की जो भी गतिविधियां हो रही हैं दिल्ली में, अगर कहीं बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है तो इसी आंध्रा भवन में हो रही है। ये कुछ देर पहले तक, आप कह सकते हैं कि कुछ घंटों पहले तक यहाँ का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था, बिल्कुल नज़ारा डिफरेंट था और अभी यहाँ का नज़ारा बहुत शांत दिख रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और जानकारी दे दूं कि अगर आंध्रा विभाजित होता है तो आप समझिए कि इस आंध्रा भवन को आप तेलंगाना भवन के नाम से दे सकते हैं, या फिर कुछ अलग यहाँ पे होगा। क्या अलग तेलंगाना भवन बनेगा, तेलंगाना के लोगों के लिए अलग फैसिलिटी होगी? ये भी सवाल एक बड़ा लाजमी है, क्योंकि जो भी राज्य हैं उनके राज्य के अतिथि आवास जो है वो इसी तरीके से दिल्ली में यहाँ मौजूद है। तो साफ तौर पर अभी इस वक्त यह आंध्रा भवन के सामने खड़े हैं। हो सकता है कि जिस तरीके से एक्टिविटीज है वहाँ कुछ बदलेगा। मैं एक जानकारी और दे दूँ कि जियो में जो 7 मेंबर हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट डिप्यूट कर दिए गए हैं। सभी वहां पे अलग अलग विभाग देखेंगे, चाहे वो कैंटनी हो या फिर सिंधे हो या चिदम्बरम हो, जयराम रमेश हो या फिर गुलाम नबी आजाद हो। ये सभी लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे गए हैं और ये सभी लोग उस डिपार्टमेंट से कंसल्टिंग जो भी चीजें होंगी उसको देखेंगे। ठीक है, लौटेंगे आशिफ आपके पास में। पर अनंत जी जा रहे हैं कोई नेता आपके मिलने के लिए? कोई प्लानिंग है किसी की? अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस सरकार जो केंद्र की सरकार है हर प्रकार से घिरी हुई है आज, और उन सभी विषयों से निकलने के लिए, चाहे वो महंगाई को ले लीजिए, भ्रष्टाचार का ले लीजिए, कुशासन का पूरा इस प्रकार का एक बाढ़ चली है कि देश की हर की जगह पर क्या तो ये सभी विषयों से नहीं, हमें जानकारी नहीं है और आधिकारिक तौर पर जब जानकारी नहीं है तो हम कैसे आपको बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज ये सारे विषयों से विषय को एक तरह से चुनावी राजनीतिक तौर पर इसको इतना ज्यादा बदल दिया गया है जी कि बाकी विषय सब नगण्य हो गए हैं और आज तेलंगाना का विषय उभर करके आया है। और ये जो राजनीति है कांग्रेस की राजनीति, इसके बावजूद भी कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। कारण मैं बता रहा हूं क्योंकि देखिए,
कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जी, उसमें खुले तौर पर सबका ये उजागर हो चुका है। हाँ। चाहे आप मानिए दिग्विजय सिंह जी को ले लीजिए, वो जब से वहां के प्रभारी बने हैं उन्होंने वहां की जनता, तेलंगाना की जनता को का मांग को देखते हुए, क्योंकि वहां हर प्रकार से लोग यूनाइटेड होकर के इस फ्रंट को आगे बढ़ा रहे थे और कहीं भी सीमांध्र का इस प्रकार का बहुत ज्यादा विरोधाभास नहीं आ रहा था। उस समय जस्टिस श्री कृष्ण समिति का जो रिपोर्ट है वो भी बीच का धारा अपनाते हुए कहा कि चाहे तो केंद्र सरकार दे सकती है, कोई विशेष विरोध का ऐसा कोई आभास नहीं हो रहा है। पर ये बात बताइए कि अभी एक मिनट सर, चंद्रबाबू नायडू की तबीयत अभी, जैसा आप आशिफ भी बता रहे थे कि अभी फिलहाल संतुलित है, धीरे धीरे और ठीक होगी अभी, क्या आपको लगता है चंद्रबाबू नायडू स्थितियां बिगाड़ते जा रहे हैं आपके लिए भी? नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि वो जो अभी हालात है सीमांध्र की हालात, जो पहले तेलंगाना की हालात होती थी वैसा ही हालात अभी सीमांध्र की हो गई है। हम अभी पीछे जब करना चाहिए उनको, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप आई थी यहाँ, तो मेरी व्यक्तिगत उन लोगों से बातचीत हुई थी, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स जो तेलंगाना सीमांध्र के लोग थे। ठीक है। उन्होंने बताया कि 60 दिनों तक वो वहां पर यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर के पूर्ण रूप से जॉब छोड़ करके सड़कों पे, इवन यहां तक कर दिया कि बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए। इस प्रकार का एक भावनात्मक आंदोलन जो आप कह रहे थे सिद्धार्थ जी, मैं अप्रिशिएट करता हूं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पर भावनात्मक जो जुड़ाव है वो बहुत अधिक है। हाँ। और ये चीज वहां देखने को मिल रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर मुझे लग रहा है तो ये स्थिति तो कमोबेश तब भी पहले तेलंगाना के लिए दिल्ली में धरना प्रदर्शन, ये स्थिति तो कमोबेश टीडीपी के तमाम नेता, ये तो तेलंगाना, मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा सिर्फ, ये स्थिति तो तेलंगाना को एकजुट करने के लिए भी तो हो रही है, मंच में नहीं आए थे वो। पर अनंत जी, ये स्थिति तो तेलंगाना को एकजुट करने के लिए भी हो ही रही है, तभी तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब भी वो इमोशनल चीजें आ ही रही हैं। ये दोनों तरफ सिद्धार्थ, दोनों तरफ वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैं यहाँ एक चीज कह रहा हूँ कि देखिए लगभग 900 लोग मर गए तेलंगाना के आंदोलन करते करते लोग। हाँ। आज ये हालात ऐसी हो गई है कि सीमांध्र में भी कहीं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे कि वो इस विषय को इतना ज्यादा ना ले जाए कि आत्महत्या का सिचुएशन आ जाए, गृह युद्ध का सिचुएशन आ जाए। ऐसी हालात बन गई है, बिजली, पानी, सड़क सब ठप हो रहा है वहां, बिल्कुल चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। और ऐसे में मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कॉन्सेंसस की जरूरत है, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। मतलब अभी सबसे पहले तो वोट सबकी पहली प्रायोरिटी यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि वहां अभी शांति प्रक्रिया को स्थापित करना प्रमुखता होनी चाहिए। एक मिनट, अफजल अब्बास साहब काफी देर से सुन रहे हैं, पर अब्बास साहब क्या लगता है आपको, कांग्रेस ये स्पष्ट करने की जरूरत क्यों नहीं समझती कि इस पृथक राज्य के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब तक पूरी की जाएगी? ये स्थिति क्यों स्पष्ट नहीं कर पा रही है? देखिए, कांग्रेस क्यों नहीं करे, कब करे, ये बात की बात है। लेकिन मैं साहू जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए जिस तरह कांग्रेस जो है पशुपेश में मुब्तला है, उस तरह बीजेपी भी मुब्तला है। बोले क्यों? एनडीए का पार्टनर की तलाश इनको है, अभी खुद फंसे हुए हैं कि अब चंद्रबाबू नायडू की बात करें या फिर वाईएस रेड्डी की पार्टी की बात करें, कौन मेरे साथ आएगा। ये भी जिस तरह से कांग्रेस दुविधा में फंसी हुई है। ठीक है, ये बीजेपी और कह रहे हैं कि वो मतलब तेलंगाना राज्य की हम मांग करते हैं और होना चाहिए, छोटे राज्य के, पृथक राज्य के, छोटे राज्यों के समर्थक है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पशुपेश में है उस तरह से बीजेपी भी पशुपेश में, क्योंकि आने वाले दिन में कल कुछ ही महीने बाद पार्लियामेंट का चुनाव होगा। एनडीए के पार्टनर की बात आ रही थी, इनको ले उनको ले, दोनों के दोनों कोई विरोध कर रहा, कोई सपोर्ट कर रहा। बाहर कैफ ये जरूर होना चाहिए था कि बिल्कुल इनकी बात से मैं सहमत हूं कि सबको मिला जुला के एक सर्वदलीय बैठक हो या जैसे भी हो करके एक इस शांति प्रिय ढंग से मतलब ये इस मसले का हल निकालना चाहिए। रहा सवाल के क्या नाम है चंद्रबाबू नायडू का, उनको आप अनशन पे उठाया गया, जहां तक इस पे ज्यादा मुझे लग रहा था कि भाई आंदोलन कर रहे थे। तो आशिफ भी कुछ कह रहे हैं। जी आशिफ जी। देखिए सिद्धार्थ, मैं जहां तक अफजल अब्बास साहब और हमारे एक और अतिथि जो हैं उन्होंने जो बात कही, मैं थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर कर दूं। 13 अगस्त को वक्त भी बता दूं, तारीख है
13 अगस्त को सर्वदलीय बैठक हुई थी, तमाम पार्टियों के नेता उसमें मौजूद थे और सभी लोगों ने सहमति दी थी। इसके दस्तावेज सबके सामने है, हमने भी वो दस्तावेज दिखाए थे कि सभी पार्टियां, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक अगर हम इस पूरे पॉलिटिकलाइज पार्टियों की बात करें तो सभी लोग इस पूरे मसले को पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, सभी लोग संवेदनहीनता की हद पार कर रहे हैं, संवेदनशीलता किसी में नहीं दिख रही है। आप जरा सोचिए कि बात तो कर रहे हैं ये लोग, सभी राजनीतिक दल ये कह रहे हैं, सिर्फ मैं न कांग्रेस न बीजेपी न जेडीयू न टीडीपी न वाईएसआर की बात करें, हम तमाम राजनीतिक दलों की बात करें। और अब हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि हम सरोकार की बात करते हैं, हम आम लोगों की बात करते हैं, हम तमाम लोगों के दुख और दर्द की बात करते हैं। जरा सोचिए सिद्धार्थ कि ये बात तो कर रहे हैं लोग, लेकिन क्या कभी कोई भी नेता वहां जाके वहां के मर्म को समझ पाया है? क्या वहां जिस तरीके से जो हालात बने हैं उसको समझने की किसी ने कोशिश की है? क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ क्या किसी का क्रिएट किया हुआ है? ये प्रॉब्लम आप जरा सोचिए, वहां के लोगों की बात, वहां की संवेदनाओं की बात करें तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हमने बताया 13 अगस्त को ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां यहां शामिल हुई थी और उसमें इन्होंने अप्रूवल दिया था कि तेलंगाना बनना चाहिए। जरा सोचिए कि अगर जब आपको ये मौजूद था कि अगर वहां पे स्थिति बदल सकती है, स्थिति विडंबना बदल सकती है, वहां तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये मुसीबत खड़ी कर सकती है, तो क्या जरूरत थी? आपको समझना चाहिए कि उनका हल कैसे निकाला जाए, उसको बैठ के पहले से डिसाइड करना चाहिए था। अब जब दरवाजे पर बारात आ गई है तो तमाम चीजों की तैयारियां चल रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, या फिर अलग ये टीडीपी की बात कर ले, या फिर वाईएसआर पार्टी की बात कर ले। आप जरा सोचिए, टीडीपी की बात कर रहे थे, टीडीपी आज इसको अनशन करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के सांसद जब 13 अगस्त को वहां बैठते हैं तो उसमें समर्थन पत्र शामिल कर देते हैं। आखिर क्यों इस तरह की दोहरे नीति अपनाने की जरूरत है? सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी इस पर क्यों पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं इस पूरे मसले को, इस पर संवेदनशीलता से सोचने की जरूरत है। जी सिद्धार्थ जी आसिफ जी, मैं आपसे बोला सिद्धार्थ जी, अच्छा, आसिफ साहब ने जो भी बयान अभी रिपोर्ट किया, मैं बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूं कि हर पार्टियां जो आंध्रा बेस है जी, वो अपने मफाद के लिए अपना बेस खिसके नहीं, इसी की तलाश में है। चाहे चूंकि आए दिन उनका जो स्टैंड चेंज करना, कभी सपोर्ट करना, कभी विरोध करना, जैसे दिग्विजय सिंह का बयान आया था, मैं क्या करूं, कल तक तो वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, आज ही कहते हैं विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अपनी धरती जो है जमीन खिसके नहीं, इसी की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। तेलंगाना की बात कम करें, अपनी जमीन की लोग बात कर रहे हैं। आसिफ जी, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से तेलंगाना के पक्ष में रही है। जो सर्वदलीय बैठक जो है तेलंगाना विषय पर हमारी समर्थता रही है, और आज जो विषय हुआ है सीमांध्र के ऊपर चल रहा है। मैं सीमांध्र के ऊपर कह रहा था कि सर्वदलीय बैठक वहां की शांति प्रक्रिया जो भंग हो गई है उस पर एक होना चाहिए। अब ये आप एक चीज देखिए, शांति भंग करने वाला कौन, ये सिचुएशन लाने वाला कौन, सारा कांग्रेस का खेल है। अब उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को उसी तराजू पे आप तौलेंगे तो ये तो नाइंसाफी होगी। हमारी पार्टी का ये रहा है कि तेलंगाना के पक्ष में एक मत नहीं, पर आप चंद्रबाबू नायडू पे भी स्टैंड क्लियर नहीं है। टीडीपी के समर्थन तो आप कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को समर्थन तो आप कर रहे हैं। पार्टी से आकर के मिलता है, हमसे हो सकता है ये विषय पर आए होंगे, चर्चा किए होंगे हमारे नेताओं से कि वहां सीमांध्र के जनता। महोदय, आप उनको कन्वेनर बनाने जा रहे थे एनडीए का, आप चंद्रबाबू नायडू को कन्वेनर बनाने जा रहे थे आप। जी आसिफ जी बोलिए। जी मैं सर ये कह रहा हूं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जायज कह रहे हैं कि इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन सर सवाल इसलिए आप पे उठे हैं, उंगलियां इसलिए उठी, और ये हमारा नहीं, ये तमाम लोगों का कहना है कि सर बीजेपी को आप लोगों ने सपोर्ट किया था, आप एनडीए के पार्टनर टीडीपी को बना रहे थे, यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू को कन्वेनर बनाने की बात हो रही थी, जो कन्वेनर का सीट आपका अभी खाली है एनडीए का। आप शरद यादव के हटने के बाद आपका सीट खाली है, तो इसलिए बात हो रही है। ये सवाल इसलिए आप पे उठ रहे हैं। पहले भी अगर उनके सिद्धांत अलग हैं, उन्होंने आप चंद्रबाबू नायडू पे स्टैंड भी अपना क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये भी तो परेशानी है। क्लियर है, जब आप बच के चल रहे हैं, कांग्रेस तो बच रही है, उसकी प्रॉब्लम समझ में आती है, आप लोग तो स्टैंड क्लियर कीजिए कम से कम। मुझे लगता है कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है, वो तेलंगाना पे है। तेलंगाना देखिए, तेलंगाना पर जब हमने स्टैंड लिया है तो तेलंगाना क्यों नहीं दे रही है सरकार? नहीं, आप चंद्रबाबू नायडू पे भी तो स्टैंड क्लियर कीजिए। सीमांध्र का अभी विषय ही नहीं आता है, तो फिर सवाल आप पर बिल्कुल नहीं आता कि 1999 में आपने क्यों नहीं बनवाया। बस वही बात देखिए, आप 1999 में बना लेते। ने जिन बातों को तरफ इशारा किया कि हर दल अपनी अपनी सियासी नफा नुकसान को तौल कर वो वहां आंध्र प्रदेश में अपनी रणनीति तय कर रहे हैं।
लोगों की परवाह किसी को नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। एक चीज बताइए, आनंद एक चीज मुझे बताइए, आनंद जी, एक चीज मुझे बता दीजिए, आपको भी मैं एक पता सवाल दे होगा, रहा हूं। आप जब भावनाओं की बात करते हैं, वहाँ के लोगों की बहुत भावनात्मक जुड़ाव, तो आपको पता होना चाहिए कि सीमांध्र में इसका रिएक्शन क्या होगा। मुझे पता है, आपने मुझे पता है, लेकिन आपने ये स्थिति लाने वाला कौन है, उससे आप क्यों नहीं पूछ रहे? सारी राजनीतिक दल, सारी राजनीतिक क्या, कांग्रेस शामिल है, पूर्ण रूप से कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अभी ज्यादा जिम्मेदार तेलंगाना का विषय चुनाव के बाद, पर अब तो अभी पहले क्यों ला रहे हैं? अब तो हमारे साथ कांग्रेस का कोई है नहीं, अब कांग्रेस का कोई हमारे साथ है नहीं, पर वो तो ये भी कह सकता है कि बीजेपी ने अगर शुरुआत की तो कर देते 1999 के अंदर ही। लेकिन आप लोगों ने भी तो स्थिति यहाँ तक आने दी। भारतीय जनता पार्टी का वहां सरकार नहीं थी और वहां से पारित नहीं था, बाकी राज्यों का ऑलरेडी पारित था, जिसके कारण आप इसको इतना पुराना और इतना ऐतिहासिक मानते हैं तो आपने छत्तीसगढ़ बना दिया, झारखंड बना दिया। सरकार भी आपके साथ थी, कहाँ आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं इनिशिएट किया? बहुत देखिए ऐसा है, यहाँ पर सबसे बड़ी विषय है आज कि तेलुगु देशम पार्टी और जगन मोहन रेड्डी की, YSR रेड्डी, उनकी पार्टी जो है पहले तेलंगाना पर सहमति जताई है, ठीक है, लिखित रूप से आंदोलन करके भी, दिल्ली में भी और प्रदेश में भी। आज उनका स्थिति क्यों बदला है, इस विषय पर जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ये कांग्रेस का जाता है। कारण बताना है, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। इसमें एक छोटा सा एक लाइन जोड़ रहा हूं। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही तेलंगाना का विषय कैबिनेट ने पारित किया, इनके कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। वहां के जो लोकल लीडर हैं उनको लगा कि हमारा जो है जनाधार खिसक रहा है, उन्होंने तुरंत आंदोलन में इसको परिवर्तित किया और जिसका खामियाजा जो है आज पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजनीतिक ये है का चरित्र यही है, जहां उनकी जमीन खिसकने लगती, चाहे आप हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, वो इसी तरह का कार्ड खेलती है। इसलिए सिर्फ कांग्रेस को दोष देना कि कांग्रेस ने कार्ड खेला, उनकी जमीन खिसक रही थी, आपकी जहां जिस राज्य में आपकी जमीन खिसकती है, आप भी वही कार्ड खेलते हैं। तो दिक्कत यह है कि राजनीतिक दलों का कि सीमांध्र के बारे में किसी ने नहीं सोचा, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। कांग्रेस को भी पता नहीं। आप देखिए गृह मंत्री का बयान देखिए, आप आसिफ ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि कांग्रेस को भी पता नहीं है कि तेलंगाना कब वजूद में आएगा, आपके गृह मंत्री को पता नहीं, वो बहुत गोलमोल जवाब देते हैं कि मुझे भी नहीं पता। नहीं, वो ये भी नहीं कहते कि अब 70 में के अंदर जब विधेयक पेश किया जाना था की बात की गई थी तो उस पर कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया और आगे भी पेश शीतकालीन करेंगे। गृह मंत्री तक को पता नहीं कि कब ये अमल में आएगा तेलंगाना राज्य का। तो तेलंगाना का शगुफा दरअसल इसलिए छोड़ा गया, कांग्रेस ने जरूर छोड़ा और कांग्रेस ने अपनी जमीन पाने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि 2000 पिछले चुनाव में 32 सीटें लेके आई थी। अगर वो YSR को साथ ले या इनको चंद्रशेखर राव को साथ लेके चलती है तो वो अपनी जमीन को वहां फिर से बचा पाने में कामयाब होगी। उन्हें नहीं पता था कि किरण कुमार रेड्डी इस तरह का विद्रोह कर देंगे, तो कर्मचारियों को उकसाएंगे कि वहां आप आंदोलन कीजिए, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। आप देख, तो कारण ये है कि कांग्रेस के लिए जैसा मैंने पहले कहा, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद कांग्रेस। वेट एंड वॉच का गेम कांग्रेस खेल रही है। पर मैं साहू जी आपके पास आऊंगा। अफजल अब्बास साहब, क्या बीजेपी भी वेट एंड वॉच का गेम नहीं खेल रही? वो तो देख रही है साहब कि ये ऊँट किधर करोड़ बदलेगा, किसका साथ ले किसका छोड़े। अब ठीक कहा आसिफ साहब ने, ठीक कहा कि संयोजक बनाने की बात हो रही थी और अखबारों में भी आया था जब चंद्रबाबू नायडू आया और मिले, शीर्ष नेताओं से मिले, अब एनडीए का पार्टनर ढूंढने की बात आए थे। तो मिला जुला के ये देखा जाए कि सब लोग अपनी रोटी सेकने के चक्कर पड़े अपना जनाधार ढूंढ रहे हैं। और बीजेपी खास करके बिल्कुल सही कहा मलिक साहब ने कि बीजेपी वहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए वो बीजेपी के लिए। हमारी पार्टी तो वहाँ लड़ती शायद नहीं है, तो हम बोलने कोई हक भी नहीं है, लेकिन हाँ सीधी सी बात है। लेकिन बीजेपी चूंकि उनका उम्मीदवार जो है राष्ट्रीय देश का प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब लेने, तो ये भी वेट एंड वॉच ही कर रहा है। ये भी वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं कि किसको तब जाए, किधर जिधर फायदा होगा उधर। जी आसिफ बोले। सर सिर्फ सिद्धार्थ जी, मैं तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक मेरे अंदर एक मुझे एक शेर याद आ गया, तो मैंने सोचा कि वो कह ही दूं कि तेरी तो फितरत ही यही है कि तू वक्त देखकर बदल जाता है।
मतलब साफ है कि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से नफा और नुकसान देखते हैं, कब उन्हें कहां फायदा होना है, कब उन्हें कहां नुकसान होना है। आज उन्होंने ये कहा, बीजेपी के जो अतिथि हैं हमारे, उन्होंने कहा कि तेलंगाना पे हम सपोर्ट में खड़े थे। बिल्कुल सही कहा, वाजिब कहा, लेकिन जरा सोचिए जब तेलंगाना पे सपोर्ट में खड़े थे तो उन्हें भी तो फिक्र होनी चाहिए थी सीमांध्र की, उन्हें क्यों नहीं फिक्र थी सीमांध्र की। और कांग्रेस जब ये बार बार चिल्ला के कहती है कि तेलंगाना बनेगा तो डेवलप करेगा, जरा तेलंगाना को बनाने की डेवलप की बात कर रहे हैं, सीमांध्रा की डेवलप की तो सोच लिया होता। ये टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस जो आज इस तरह से अखाड़े में कूदे हुए हैं कि हमने तो नहीं कहा था ये चीजें हो, और लेकिन सबसे बड़ी चीज वही है कि वहां की पूरी राजनीतिक दशा दिशा की बात करें तो ये उल्टी पुल्टी नजर आती है, कभी कुछ कभी कुछ। इसीलिए मैंने कहा कि तेरी तो फितरत ही यही नजर आती है कि तू वक्त देखकर बदल जाता है। आसिफ, आप एक शेर मुझे भी याद आ रहा है कि बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, ये वो सच है कि झूठा से झूठा बोल सकता है। चलिए, तो ठीक है, कुल मिला के स्थिति जो अभी दिख रही है वो एक खिचड़ी टाइप बनी हुई है और कोई समझ में नहीं आ रहा कि स्थिति कहां पर जाएगी। पर साहू साहब, ये बात लगातार आपके ऊपर भी उठती जा रही है, जैसा आशिफ ने भी इस और बात कही कि आप लोग जब बात करते हैं तो देखते हैं पॉलिटिकल गेन कहां आ रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टैंड पर कोई मानता नहीं है इस बात को, पर रणनीति तो ऐसे ही तय होती है। तो आप भी कमोबेश उसी स्थिति में जा ही रहे हैं जहां कांग्रेस जा रही है। यहाँ एक विषय और जोड़ना चाहूंगा। आज देखिए, जब झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ तो केवल लालू यादव जी को छोड़ करके किसी नेता ने, न जनता ने कोई आंदोलन किया कि ये बनना नहीं चाहिए, भावनात्मक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। यहाँ पर भी कमोवेश ऐसी स्थिति थी पहले, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर इसमें घी का काम किया। इसने कैबिनेट में एक बात होती है, जैसे पहले राहुल गांधी जी कैबिनेट जो है वो पारित करते हैं अध्यादेश, और उसके बाद उसको राहुल गांधी जी आकर के फाड़ देते हैं। ये जो है दो राह चाल जो है कांग्रेस की जो नीति है, केवल और केवल राजनीतिक फायदे के लिए ये जो चल रही है, इससे जनता जो है त्रस्त है और जनता जान चुकी है आने वाला समय में इनका पत्ता साफ होने वाला है। कोई इनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, केवल केवल राजनीतिक लाभ के लिए ये सारा खेल कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, बिहार में लालू जी को छोड़ के किसी ने विरोध नहीं किया था झारखंड में, आप याद करिए। और केवल वो भी, वो तो साथ में थे, वो तो कहेंगे नहीं। लेकिन अब्बास साहब तो साथ ही में थे आपके उस वक्त। मलिक साहब, एक चीज, एक मिनट सवाल, आज एक बहुत बड़ी बात बता, सिर्फ एक सवाल है, बड़ी बात बता आप भी तो राजनीतिक लाभ के लिए सारा जो गुना भाग जरब तकसीम किया करते हैं, आप भी तो राजनीतिक फायदा, देखिए कोई राजनीतिक दल है जो नुकसान करना चाहता है। अटल जी के जो सिद्धांत हैं वो अलग है। अटल जी ये नहीं सोचते हैं कि गांव, हम भी मान रहे हैं कि अटल जी का सिद्धांत अलग है, तो देखिए वो विषयांतर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी पे हम चले जाएंगे। मोदी जी ने भी बहुत अच्छी, चलिए एक थोड़ा आशिफ से भी जान लेते हैं। आशिफ, कल की स्थितियां क्या बनती दिख रही हैं अब? देखिए, फिलहाल अगर हम सिद्धार्थ आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कल की बात करें तो कल चंद्रबाबू नायडू से मिलने कुछ बड़े नेता जा सकते हैं। जैसा कि अभी तक जो देखने को मिल रहा है, जो जिस तरीके से कुछ नेता यहां पहुंचे, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कल देखना दिलचस्प होगा कि अब कौन कौन जा रहा है और किस तरीके से चीजें हो रही हैं, क्योंकि सरकार भी इधर कवायदे कर रही है, उधर तेलुगु देशम पार्टी भी अपनी विरोध को जताना चाहती है। यहाँ तक कि वहां कुछ समर्थक भी वहां पहुंच चुके हैं, उनके हॉस्पिटल के बाहर आरएमएल में उनको रखा गया, उनके बाहर पहुंच चुके हैं। तो कल सुबह से ही स्थिति देखने को मिलेगी कि आखिर किस दिशा में कहां चेंजिंग होता है, क्या चंद्रबाबू नायडू को मना लिया जाता है, क्या बातचीत से सुलह निकालने की कोशिश होती है, या फिर से नई कवायदे कोशिश की जाएंगी। कैबिनेट के अंदर कुछ हुआ आज आशिफ? जी हाँ बिल्कुल, वही मैंने बताया कि कैबिनेट में ही इस बात की, जीएम के बाद कैबिनेट की बात जब हुई तो उसमें साफ तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया सभी को काम, जितने भी 7 जीएम के मेंबर हैं उनको कह दिया गया कि आप अलग अलग तरीके से इन चीजों को आप देखें, आपको टैकल करें और वहां की समस्याओं का निदान करें। पर एक चीज और है आशिफ, क्या लगता है, जैसे कि जो इस मुद्दे पर मंत्रियों के एक समूह का जो गठन भी पहले भी किया गया था, उसमें आंध्र प्रदेश का कोई मंत्री शामिल ही नहीं था, ये भी एक बात थी इसके अंदर उठ के आई थी, जिस कारण से समूह की साख पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे थे। क्या इस तरह की स्थिति बनती हुई अब भी दिख रही है क्या? देखिए, इस बार भी जो 7 लोग हैं इसमें से भी कोई आंध्र प्रदेश का नहीं है, लेकिन स्थिति यह है कि पिछली बार से इस बार की स्थिति कुछ बदली हुई नजर आती है और साफ तौर पे यह माना जा रहा है कि इस बार सरकार भी काफी मुस्तैद है, क्योंकि देखिए पिछली बार जो जीएम बनी थी उसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि उसमें कोई आंध्र का मंत्री नहीं था, लेकिन कोशिश थी
तमाम चीजों को ठीक किया जाए। पिछली बार से इस बार की स्थिति, क्योंकि हम यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और राजनीतिक घटनाक्रम के चलते चीजों पर नजरें वैसी गड़ी हुई हैं, इसलिए आम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि वहां लोग, मैंने इसीलिए कहा, कर रहे हैं वहां एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उस जगह नहीं कर रहे हैं जहां पे लोग परेशान हाल है, जो लोग सामना कर रहे हैं तमाम परेशानियों से। आपको याद होगा कि हमने खुद रिपोर्ट दिखाई थी कि वहां हॉस्पिटल में लाइट तक कट गई है, लोग किस तरीके से पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि वहां की परेशानी को अगर देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, सरकार अब किस तरीके से घटनाक्रम करेगी। अच्छा, बहुत जरूरी सवाल आशिफ, सरकार काम पर भी नहीं, माफ कीजिएगा रोक रहा था आपको, पर एक बड़ा जरूरी सवाल यहाँ पर यह है, वक्त का भी तकाजा है। जो आपने दिन भर देखा, वहां पर समर्थक थे और चंद्रबाबू नायडू भी थे, क्या लग रहा है किस ओर जाते दिख रहे हैं? ये जो पॉलिटिकल मोटिवेशन जो एक है, वो महत्वाकांक्षा किस ओर झुकती ज्यादा दिख रही है? देखिए, अगर मैं पहले दिन की बात करूं सिद्धार्थ, मैं बहुत ईमानदारी से, अगर हम लोगों ने पहले दिन जो कवर किया चंद्रबाबू नायडू को, और हम यहाँ आए थे, जब वो आए और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे अनशन करने वाले हैं, जब जो आंध्रा से यहाँ दिल्ली पहुंचे, तो उस दिन चंद्रबाबू नायडू से ये बात हमने कई बार सवाल की कि आखिर आपके दिल्ली आने का मोटिव क्या है। वो बड़े ही कंफ्यूजिंग से दिखे, क्योंकि देखिए आप जरा सोचिए, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था उस वक्त कि तेलंगाना बनना चाहिए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने विरोध किया, कहा कि नहीं तेलंगाना नहीं बनना चाहिए। लेकिन जब वहां पे, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए, जब वहां पंचायत के चुनाव हुए तो सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी रही वहां तेलंगाना में, सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी रही वहां तेलंगाना में। इस रिजल्ट को देखते हुए फिर तेलंगाना के लिए उनका डाइवर्शन हुआ, फिर वो उस तरीके से कन्वर्ट नजर आए, क्योंकि टीडीपी ये समझ ही नहीं पाई कि जिस तेलंगाना का वो विरोध कर रहे थे, उसमें वहां पे उनको इस तरह से भारी बहुमत मिली है। और कहीं ना कहीं से, मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि कहीं ना कहीं से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना पॉलिटिकल माइलेज देखना चाहती हैं, अपना फायदा नुकसान देखना चाहती हैं, और इसीलिए टीडीपी भी वही कर रही थी कि वो अपना फायदा देखना चाहती थी कि आखिर उसे फायदा कैसे मिल रहा है। अनंत, वक्त का तकाजा, अनंत साहू जी अपनी बात आप रख दीजिए, कैसे अब आप देख रहे हैं संगठन को भी, और ठीक है आपके नेता जब मिलने जाएंगे तो एक अलग विषय है, पर ये जो पूरा एक रोल रहा है, मैं एक छोटा सा जिक्र भी यहाँ पर कर दूं, जैसे आशिफ की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं कि नायडू ने 28 दिसंबर 2012 को सुशील कुमार शिंदे को पत्र भी लिखा था, पृथक तेलंगाना राज्य की मांग का समर्थन किया था, और जो तेदेपा का पोलित ब्यूरो था उसने 9 अक्टूबर 2008 को एक प्रस्ताव पारित कर तेलंगाना के पक्ष में नीतिगत निर्णय भी लिया था। अब इन सब स्थितियों को देखते हुए क्या आप अब भी अपने दरवाजे खुले रखेंगे टीडीपी के लिए? नहीं, देखिए टीडीपी का अभी तो प्रश्न ही नहीं है। सबसे पहले अभी प्रश्न ये है कि तेलंगाना जो है वो देना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि ये बहुत लंबी राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक हर प्रकार की लड़ाई वहां के लोगों ने लड़ी है, और ये आजादी के तुरंत बाद की जो मांग थी, तो इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और जहां तक टीडीपी का है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि टीडीपी ने जो अपना रास्ता अभी अख्तियार किया है, ये भी मुझे लगता है कांग्रेस का देन है। कारण है कि कांग्रेस लगता साथ है दोनों, नहीं मैं बता रहा हूं, कांग्रेस को लग रहा था कि ये जो है इसका फायदा जो है दूसरे पार्टी ले जाएंगे, तो यहाँ पर वहां के जो मंत्रियों द्वारा इस्तीफा दिया गया, उसको जो है हालात को बदलते हुए देख करके टीडीपी ने भी अपना स्थिति बदली है। मैं यहाँ देख रहा हूं कि जब कांग्रेस के मंत्री खुद अपनी स्थिति बदल रहे हैं, जो कैबिनेट पारित कर रही है, और क्या लगता है राष्ट्रपति शासन लगना उन्हीं के चाहिए मंत्री उसको विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ निश्चित रूप से टीडीपी का भी जो नायडू जी ने स्टैंड लिया है, वो वहां की जनता की भावनाओं को देख कर भावनाओं को देख के लिया। पर क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए इस स्थिति में आपको लगता मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति अगर और एक आध दिन रही तो निश्चित रूप से अफजल अब्बास साहब, क्या ये स्थिति आपको लगती है, चूंकि झारखंड भी लगता हुआ स्टेट ही है, वहां भी पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत लंबा रहा है और वहां भी इस तरह की बातें हुई हैं, तो क्या आपको लगता है लगना चाहिए इस वक्त? लगना चाहिए, मुझे लगता नहीं कि राष्ट्रीय शासन आएगा, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां भी है, यहाँ भी है, और ऐसी पोजीशन में तो ये खबर भी आ रही है कि किरण कुमार रेड्डी शायद अपनी पार्टी भी खोल लेंगे, ये भी बात है। ये पॉसिबल है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और लगना चाहिए क्या? नहीं, ये भी एक साजिश हो सकता है, हो सकता है। किरण कुमार रेड्डी जो है, जैसे चिरंजीवी जी जो है लड़के आ गए और विलय हो गए, ऐसे ही वो लड़के आएंगे फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। बड़े वफादार है पार्टी के, देखना पड़ेगा। आप भी देख रहे हैं कि कौन किधर जाता है, उसके बाद कौन मेरे साथ आता है। अभी मुंतजिर है कुछ लोगों के लिए कौन मेरे साथ आएगा। बीजेपी भी देख रही है। फजल जी, कैसे आप देख रहे हैं, और पॉलिटिकल माइलेज किसको मिलता दिखता है, कौन आपको लगे? क्योंकि दो कंप्यूटर यहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं और दोनों ही संयोगवश एक साथ जेल में अभी गए, कल ही उनको उठाया गया और आज इनको उठाया गया। सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस
का नुकसान मुझे लग रहा है अभी सीधा सीधे, क्योंकि किरण कुमार रेड्डी भी कब पलटी मार जाए कांग्रेस को भी उन पे भरोसा नहीं। दोनों स्थितियों में। और जहाँ तक टीडीपी को भी लग रहा है कि अपनी जमीन, चूंकि पिछले चुनाव में वो लगभग खत्म हो गए थे वहाँ से, तो टीडीपी के लिए, और चूंकि आप जगन मोहन रेड्डी जिस तरह से उभर के सामने आए थे पिछले सारे चुनाव, आप देखिए वो जिस तरह से जीत के आ रहे थे, तो कांग्रेस ने उन पे भी काट खेलने की कोशिश की। उन्हें जमानत वगैरह की बात जिस तरह से हुई, आप हम तमाम लोगों को पता है कि उसके पीछे भी कुछ पॉलिटिकल मोटिव तलाशने की कोशिश की हुए। कितना इसमें सच है कितना झूठ, तो ये तो कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी के बीच जानते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने अपना हाथ जला लिया है फिलहाल इसमें, और सीमांत और तेलंगाना का मसला अभी फिलहाल हल होते हुए नहीं दिख रही है। अगर उसे किस तरह से आगे जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक तूफान ये है और एक तूफान जो आने वाला, जिसका जिक्र आपने किया कि चक्रा, अब किस तूफान से दोनों तूफानों से किरण कुमार रेड्डी किस तरह से प्रदेश को कुल मिला के आम जनता जो है वहां पर वो बहुत परेशान है, और वो आम जनता भी यही सोच रही है कि जब कोई वहां पहुंच ही नहीं रहा और कोई पहुंच भी रहा है तो यही स्थिति कि अब तुम आए हो मेरी जहां तमाशा करने, अब तो दरिया में ना जुनू है ना सुकून है, यूं है यूं है। तो चलिए, स्थिति कुल मिला के यहाँ पे बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और यही स्थिति अगर आने वाले दिनों में रही तो हम चिंता इसी बात पे ज्यादा जाहिर कर रहे हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस तो शायद वक्त आते खत्म हो जाए, पर शायद पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर कांग्रेस भी वहां पर, और ये बात दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि किरण कुमार रेड्डी को अपने जो वहां पर धर्म है, राजधर्म को पहले निभाना चाहिए, वहां स्थितियां ठीक हों और आने वाले दिनों के अंदर उसमें वक्त दे करके कुछ ऐसा स्टैंड निकले कि ये पूरी स्थिति क्लियर हो जाए और जनता को इसका फायदा मिले। आप देख रहे थे प्राइम 8, नमस्कार। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में